उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त विधानसभा में अपना संबोधन कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। धार्मिक समागम में 60 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए। यह आस्था की अभिव्यक्ति की शानदार नजारा है। यूनेस्को के डायरेक्टर टिम कर्टिस ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि यूनेस्को ने 2019 में कुंभ मेले को मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। इससे पहले 1923 में इसके सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा रही थी। उन्होंने कहा, कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान करता है। महोदय, देश के सबसे प्रतिष्ठित जो पत्रकार हैं, इंडिया टीवी के एडिटर, उन्होंने अपनी टिप्पणी में कही कि महाकुंभ का आयोजन इतने बड़े पैमाने पर करना ये बड़ी हिम्मत का काम था और ये हिम्मत उत्तर प्रदेश सरकार ने दिखाई। ये आयोजन इतना सफल हुआ, ये चमत्कार से कम नहीं है। जब करोड़ों लोग एक साथ एक जगह पर आते हैं और रिस्क होता है। महाकुंभ के इस महाआयोजन ने यह साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो 66 करोड़ लोगों को मैनेज किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। कम्युनिकेशन स्किल हो तो करोड़ों लोगों के आने जाने का इंतजाम हो सकता है। लोगों का सहयोग मिले तो रोज लाखों लोगों के खाने का इंतजाम किया जा सकता है। हमेशा डराने वाली पुलिस का व्यवहार दोस्ताना हो सकता है। हजारों धर्म गुरुओं और साधु संतों का मान रखा जा सकता है। गरीब और अमीर को बिना किसी भेदभाव के संगम में डुबकी का अवसर दिया जा सकता है। अगर बिजनेस की कुशलता हो तो 7,500 करोड़ रुपए खर्च करके 3 लाख करोड़ से अधिक का लाभ हासिल किया जा सकता है। अफवाहों के बावजूद कुशल प्रबंधन से लोगों का भरोसा जीता जा सकता है। महाकुंभ का आयोजन एक अग्नि परीक्षा थी। इस परीक्षा में केंद्र और राज्य सरकार खरी उतरी है। पूरी दुनिया में सनातन का मान बढ़ा है। पूरी दुनिया में भारत के मैनेजमेंट स्किल, क्षमता और कुशलता के प्रति विश्वास बढ़ा है। पूरी दुनिया ने माना कि जो कोई नहीं कर सकता वो भारत ने करके दिखाया है। इस अभूतपूर्व आयोजन की गूंज पूरी दुनिया में वर्षों तक सुनाई देगी। ये भारत की सनातन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। महोदय, हमारे कुछ विपक्षी दलों से जुड़ी हुई राज्य सरकारों के भी नेता प्रयागराज महाकुंभ में आए थे और उन्हीं में है उनमें डिप्टी सीएम कर्नाटक। उन्होंने लिखा कि इस पवित्र आयोजन के लिए सभी आयोजकों को धन्यवाद। यह किसी के भी जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण है। सरकार ने यहां आए करोड़ों लोगों के लिए जो व्यवस्था की है, यह कोई छोटा काम नहीं है। सरकार ने अच्छा काम किया है। मैं महाकुंभ का हिस्सा बनकर के बहुत खुश हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री मुझसे मिलने बेंगलोर आए थे। उन्होंने मुझे महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मेरे लिए शानदार अनुभव था। खन्ना जी ही गए थे। महोदय, इसमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरी भी देखने को मिली थी और उसमें आर्थिक पक्ष के बारे में, महाकुंभ के आर्थिक पक्ष के बारे में इसको लेकर के अनेक बातें सामने आई हैं और खासतौर पर देश के अंदर अलग अलग तबके ने महाकुंभ के बारे में, क्योंकि ये बजट की सामान्य चर्चा है, इसलिए महाकुंभ के आर्थिक पक्ष के बारे में अगर हम चर्चा न करें तो विरासत को विकास के साथ जोड़ने में हो सकता है कि आप लोगों को भी कुछ कंफ्यूजन और ज्यादा हो। इसलिए उस विरासत को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में काशी विश्वनाथ धाम से प्रारंभ किया था,
2020 में अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के शिलान्यास के बाद आगे बढ़ा प्रयागराज महाकुंभ, उसका एक चरम उत्कर्ष रूप के रूप में देश और दुनिया के सामने आया है। और उसी विरासत की आर्थिकी क्या हो सकती है, वह विरासत विकास के साथ साथ आस्था को आर्थिकी के साथ कैसे जोड़ सकता है, इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जिसमें कैट ने स्वयं इस बारे में कहा है कि महाकुंभ में लगभग 3 लाख करोड़ यानी 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ है, यानी इससे लेन देन हुआ है। ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहभागी बनेगा। महाकुंभ 2025 प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ का लाभ इससे मिलने का अनुमान है और प्रयागराज और आसपास के जनपदों को इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है। महोदय, इसमें भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने इस बात को कहा है कि महाकुंभ मेले के कारण उपभोग खर्च में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद हुई। इससे भारत को चालू वित्त वर्ष में 6.5% की विकास की दर हासिल करने में मदद मिलेगी। और इस मामले में जो विभिन्न अन्य क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाए गए, विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञों ने कि किस किस सेक्टर में कितना अधिक उससे आर्थिक लाभ हुआ है या उससे आने की संभावना है। होटल उद्योग में 40,000 करोड़ का, खाने पीने अन्य दैनिक उपयोग में प्रयोग होने वाली वस्तुओं में 33,000 करोड़ का, परिवहन में 1.5 लाख करोड़ का, पूजन सामग्री। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधे आपको बिहार विधानसभा लिए चलते हैं, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त अपना संबोधन कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं। आपको अवसर मिलेगा, विरोध बोलिएगा जब अवसर मिलेगा तो। जो भी काम किया हम लोगों ने, जो कुछ भी लड़के लड़कियों के लिए, तो पोशाक योजना हम लोगों ने शुरू करा दिया। एक एक तरह से काम किया। अब 2008 में जो था 9वीं, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो लड़के लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, तो हमने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया। और उसके बाद जो सबसे पहले हम लोगों ने 8 में किया था लड़कियों के लिए 9वें क्लास में, तो उसके बाद से हमको लड़कों ने कहा कि हमको भी होना चाहिए। और तुरंत अगले बार 10 में ही सारे लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी जो हम लोगों ने जो किया, लड़कियों के लिए भी साइकिल योजना चलाई। अब आप जरा बोलिए, साइकिल योजना सरकार देती है। अब किस तरह से लड़कियां भी कितना ज्यादा अपने घर से लेकर के स्कूल जाती थी और जब अपना घर आती थी तो अपने माता को, पिता को, किसी को भी लेकर के बाजार जाता था। तो शाम तक तो आपके यहाँ कोई जैबे नहीं करता था। और जब हम लोग इस सब के लिए शुरू कर दिए थे तो उस सब भी कितना शाम के बाद, अब तो और ज्यादा। तो ये सब जो हम लोग काम किए, सब जगह से हम लोगों ने काम शुरू करा दिया। लड़के लड़कियों के लिए जो कुछ भी सब शुरू किया, ये अच्छा हुआ। अब उसके बाद हम आपको बता देते हैं, इसको जो साइकिल दी गई, अब उसके बाद आप समझ रहे हैं कि जो कुछ भी हमने जो लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना हमने शुरू किया, गलत प्रॉब्लम क्या मत करके हमसे वो पूछ रहा था कि भाई आप इसको बहाल करिए, तो हम लोग उसी समय कह दिया था कि नहीं, नियोजित शिक्षक आप ही बनाइए। और सबसे पहले पहली बार तो हम लोगों ने 4,000 5,000 और उसका तो अब तो इतनी बड़ी संख्या में बाद में शुरू किया। जो सरकार को किसी को मिलता है उतना ज्यादा सबको मिला। लेकिन बाद में हमने ये भी शुरू किया कि नहीं, अब जो पहले हमको बोला था तो हम नहीं किए, इधर हम आकर के हमने देखा कि नहीं, सरकारी योजना भी शुरू होनी चाहिए। तो 2023 में 2 चरणों में 2,17,272 नए
सरकारी शिक्षकों की हमने बहाली की। और इसके बाद इसमें वो जो नियोजित शिक्षक थी वो भी बहुत लोग उसमें हुआ, उसमें 28 लोग पास किया था। लेकिन बाद में हमने कहा कि आप लोगों को कोई जरूरत नहीं बड़ी परीक्षा में जाने का, इसीलिए हमने तय किया कि आप वो अगर सरकारी शिक्षक में आएंगे तो उनको अलग से एक छोटी सी परीक्षा में करेंगे। और आप जानते हैं हमने 5 राउंड तय किया, तब 2 राउंड में आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 2,53,961 नियोजित शिक्षक। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहां कोई बात, आप लोगों का कोई काम था? जो काम था मेरा था कि आपका काम था? अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया। और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब मिलकर ये साथ रहेंगे। अब कुछ नहीं है। कौन काम किया था? ये बैठ, फालतू बात है। इसीलिए हम लोगों ने उनको भी आप समझ लीजिए कि 2,53,961 नियोजित शिक्षकों को भी बहाली हो गई है। अब 8,000 मैंने थोड़ा सा बचा हुआ है। अब 2 परीक्षा है, 3 परीक्षा है। हम लोगों ने कहा कि भाई देखो बहुत मामूली सी परीक्षा है, तो आप जानते हैं इतना बड़ा सरकारी शिक्षक ये सब के सब बहाल हो गए। अब उसके बाद हमने तो शिक्षा की बात की, अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है। स्वास्थ्य के बारे में भी काफी काम हुआ। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब थी? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आप जरा सोचिए ना क्या हालत था पहले। आप जरा जानते हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जो मेरे पास इसके बारे में पूरा डिटेल हमने जो करेक्ट किया है, उसके हिसाब से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह 29 मरीज होते थे। यानी एक दिन में 1 या एक दिन में 2 यही लोग आता था। और उसके बाद हम लोगों ने जो इतना काम किया उसमें 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। और अब स्थिति यही है कि अब सब लोग हर महीने औसतन 11,000 लोग वहां शामिल होते हैं। आप जरा देख लीजिए इतनी स्थिति अच्छी हुई है। और राज्य में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए काफी काम किया गया है। कितना काम किया गया? पूरा काम किया गया है। तो पहले क्या था? 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ऐसा फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है। अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने उसी समय विरोध किया। और 4, अरे भाई आप जानते हैं ना 4 साल के बाद हो गया ना 994 में हम अलग हो गए। और बाद में जितना हमने काम किया सब लोगों के साथ, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो हम आपको बता दिए कि पहले
कुल 6,000 था। तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया, अभी तो हो गया है, कुल मिलाकर के 12 हो गया है और 14 और बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन हमने अब ये तय किया है कि नहीं, और जिलों का भी इसको कर दें, और उसके लिए अनेक जगह पर हम लोगों ने इसके बारे में कर दिया। और आप जान लीजिए कि उसके बाद जो भी है, जितना 6 था, तब पटना मेडिकल कॉलेज जो सबसे पुराना था, आप जानते हैं देश में जब कुछ था तो अभी हुआ, 3 दिन पहले हुआ उसका 100 साल, और उस कार्यक्रम में भी गए थे हम लोग। आप उसके बाद आप जानते हैं केंद्र में बहुत कम था, वही पटना मेडिकल कॉलेज। चलिए बिहार की ही बात करते हैं। बिहार विधानसभा में आज नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बात को बढ़ता देखकर स्पीकर ने बीच बचाव किया। हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे जनता दल विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। उसी समय आप मंत्री बना गए थे जो हल्ला हुआ था। बैठिए। मैं तो जेल में होके आया हूँ, लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से जीते? आप बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। आप कोई राजा है क्या? अरे पहले तो यह समझ लिए लोग आप उप मुख्यमंत्री हैं, बैठ सही जाइए। नहीं है। हमने कोई अपशब्द नहीं बोला महोदय। चलिए इसी चलते हैं, हमारे सहयोगी प्रभाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, काफ़ी तीखी नोकझोंक दोनों नेताओं के बीच में वहाँ होती दिखाई पड़ी, और कम से कम अगर बात करें तो इसने आने वाले समय में, क्योंकि बिहार में साल के अंत में चुनाव है, उसका जो टोन है वो सेट कर दिया है। काफ़ी कड़ा मुकाबला होने वाला है। जी बिल्कुल, आज तेजस्वी काफ़ी एग्रेसिव दिख भी रहे हैं। पहले उनकी नोकझोंक जो है वो सम्राट चौधरी से हुई, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे नीतीश कुमार से भी वो भिड़ रहे हैं। अभी नीतीश कुमार, जब हम बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार का भाषण सदन में चल रहा है, और नीतीश कुमार के सामने ही खड़े होकर तेजस्वी यादव उनकी हर बात का जवाब दे रहे हैं, जिस पर नीतीश रोकना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ इस वक्त फिर बोल रहे हैं, आप सीधे वहीं ले चलते। वंचित को वरीयता की इस थीम के साथ यह बजट यहां पे प्रस्तुत किया गया है, और इस बजट में अंत्योदय से उन्नत अर्थव्यवस्था तक, ईज ऑफ लिविंग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक, कृषि से गरीब कल्याण तक, आस्था से आजीविका तक, शिक्षा से स्वावलंबन तक, संस्कृति से समृद्धि तक, और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाते हुए एक विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला को मजबूत करने के संकल्प के साथ इस बजट को लेकर के हम लोग लेके आए हैं। और जिस लोक कल्याण की एक एक पंक्ति को पढ़ करके हमारे नेता प्रतिपक्ष यहां पे कह रहे थे कि हमने लोक कल्याण पत्र में ये घोषणा की है। लोक कल्याण पत्र 5 वर्ष के लिए घोषित किया गया है, 5 वर्ष में उसको अचीव करना है। अभी हमारी सरकार के 3 वर्ष 25 मार्च को पूरे होने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट के।
और अभी हम लोगों ने 151 में से 38 घोषणाएं हम पूरी कर चुके हैं, 91 घोषणाएं हमारी गतिमान हैं और 22 घोषणाओं में से कुछ की घोषणा इस बजट में की गई है और कुछ घोषणाएं हमारे अगले बजट में होने जा रहे हैं, जिन पर मैं भी चर्चा करने जा रहा हूं। तो हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और जनता को यही विश्वास है, ये लोग जो कहेंगे वो करेंगे। और इसीलिए आज हम सब यहाँ पर उस बजट के उस भाव के साथ यहाँ पर आए हैं कि यह बजट उसी भाव के साथ यहाँ पर घोषित किया गया है और वही हम लोग यहाँ पर किए हैं। बजट के आकार के बारे में आपने चर्चा की, मुझे तो मैं भौचक था जब आप 24-25 के बजट के बारे में चर्चा कर रहे थे कि 9 लाख करोड़ का आपने किया था। 9 लाख करोड़ का नहीं था, हमारा जो मूल बजट था, मैं उसी पे आ रहा हूं ना, मैं उसी पे आ रहा हूं। वह हमारा जो मूल बजट था 2024-25 का, वह था 7,36,000 करोड़ का, 8 लाख नहीं था। और 2 अनुपूरक हम लेके आए थे, 2 हमारी सप्लीमेंट्री आई थी, उनमें से कुल मिलाकर के 30,000 करोड़ का था, तो कुल होता है 7,66,000 करोड़ का। आप पाणी जी मुझे लगता है एक बार फिर से देख लेंगे, आंकड़े जिसने भी दे दिए हैं। देखिए आपके साथ समस्या यही है, जब आप अपने विवेक से बोलते हैं तो सही बोलते हैं, लेकिन जब आप पढ़ने लगते हैं, कोई लिख के आपको देता है, जबरन आपके मुंह पे अपने शब्द थोपता है, तो आप थोड़ा ट्रैक से हट करके बोलने लगते हैं। तो आपको ये शोभा नहीं देता। अरे मैं आंकड़े बोल रहा हूं ना, आंकड़े तो मैं दे रहा हूं आपको कि मूल बजट हमारा था 7,36,000 करोड़ का और दोनों सप्लीमेंट्री जोड़ करके 30,000 करोड़ का होता है, तो कुल मिलाकर के 7,66,000 करोड़ का था। और 7,66,000 करोड़ के बाद अब हमारा जो मूल बजट है वह है 8,08,000 करोड़ का है। अगर आप इस बात को देखेंगे, आपने कहा कि सरकार ने पिछले उसमें 6 महीने में पैसा खर्च नहीं किया। बजट का जो ट्रेंड होता है, बजट साल भर के लिए प्रस्तुत होता है पांडे जी, 6 महीने के लिए नहीं होता है। योजनाएं बनती हैं, बनने के बाद उसको फिर उसके एग्जीक्यूशन में कुछ समय लगता है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर उन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो होते हैं ये चलते हैं, एक समय सीमा होती है, किसी के 18 महीने होती है, किसी के 24 महीने होती है, उसके दौरान ही वो चीजें होती हैं। आप उसको पहले 1 साल में 6 महीने में क्यों पूरा कर देना चाहते हैं? कुछ गड़बड़ जरूर है। और इसीलिए आप मैं वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि आपने 24-25 के बजट की जो बात की, उसमें भी आप सही तथ्य नहीं प्रस्तुत कर पाए। मैं तो आपको दे रहा हूं, आप 15-16 के बजट को देखें, 16-17 के बजट को भी देखें और 24-25 के बजट को भी देखें, तो सभी बजट में एक जैसी वो दिखेगी। हां, अलग विषय है कि बजट के दायरे को हमारी सरकार बढ़ाने में सफल हुई है और उसके परिणाम भी मैं इसमें भी चर्चा आपसे करूंगा कि बजट जितना पहले खर्च होता था उससे ज्यादा खर्च आज बढ़ा है, उससे ज्यादा हुआ है और उसी पे हम आज इस पे चर्चा भी करेंगे। बजट का आकार इस 25-26 का जो बजट का आकार है वह पिछले बजट से कम नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा है। जो कुल दोनों देश के नामी बिल्डर अंसल समूह को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। अंसल ग्रुप के दिवालिया होने से हजारों निवेशकों को उनके भविष्य की चिंता सता रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5,000 से ज़्यादा लोगों के पैसे 1 दशक से ज़्यादा समय से अंसल ग्रुप में फंसे हुए हैं। अब तक ना ज़मीन मिली है, ना उनके पैसे वापस हुए हैं। अब अंसल समूह के दिवालिया होने की खबर के बाद निवेशक लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निवेशकों के साथ धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अंसल समूह के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए।
यूपी की राजधानी लखनऊ में जब हम पॉश इलाकों की बात करते हैं तो उनमें एक इलाका अंसल एपीआई का भी माना जाता है। मैं इस वक्त अंसल एपीआई में खड़ा हूँ और ये जो कॉलोनी है ये नई बसी हुई एक ऐसी कॉलोनी है जिस कॉलोनी को जो भी देखने आता है वो बिना आकर्षित हुए नहीं रह पाता है। और जब अंसल डेवलप हो रहा था तब लोगों ने निवेश के लिए, कुछ लोगों ने रहने के लिए अपने पैसे लगाए। और जब फेज़ 1 जो मेरे सामने दिख रहा है, ये फेज़ 1 का काम पूरा हुआ तो फेज़ 2 शुरू हुआ। यानी इस इलाके के पीछे जो खाली पड़ी ज़मीनें थी उन ज़मीनों को अंसल ने डेवलप करके बायर्स को देने की बात कही। लोगों ने पैसे निवेश किए, लेकिन आज स्थिति ये है कि लगभग 15 साल का वक्त हो चुका है और 15 साल में ना लोगों को ज़मीन मिली और ना ही ज़मीन के बदले पैसे। मेरे साथ कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने पैसे अंसल में लगाए थे। ये सब लखनऊ के रहने वाले हैं और पिछले 15 सालों से लगातार एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिस लड़ाई का क्या अंजाम होगा शायद इन्हें नहीं पता। इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मनीष मिश्रा नाम है भैया मेरा। अच्छा मनीष जी, आपने यहाँ पे अंसल में पैसे लगाए? जी बिल्कुल। फेज़ 1 में या फेज़ 2 में? फेज़ 1 में भी लगा था और फेज़ 2 में भी लगा था। ये कब की बात है? फेज़ 2 वाला तो 2009 का था और फेज़ 1 वाला लगभग 2015 का था। अच्छा जी। तो इसमें अगर उस वक्त की हम बात करें जब आपने पैसे लगाए, कुल आपके लगभग कितने पैसे अंसल में फंसे हुए? लगभग 21 लाख रुपए के आसपास तो फेज़ 2 में फंसा हुआ है और तकरीबन इतना ही मान के चलिए कि लगभग 1 के आसपास हमारा क्या नाम है गोल्फ में फंसा हुआ है। यानी 1 करोड़ और प्लस 21 लाख, सवा करोड़ के आस। वो मेरे बड़े भाई की यूनिट है, उनका लगभग इतना फंसा और मेरा उधर फंसा हुआ है फेज़ 2 में। ये मामला क्या है अगर मनीष जी आपसे? मामला बेसिकली सर क्या है कि ये हाईटेक टाउनशिप है। ये आपका लगभग 6500 एकड़ की टाउनशिप बताई गई थी और उसका नक्शा पास करके और हम लोग को नक्शे पे ही हम लोग को क्या नाम है प्लॉट दिखाए गए थे कि ये प्लॉट हैं और इस तरह से हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ पे पार्क फेसिंग होगी, ये आउटर रिंग रोड आएगा सर। इस तरह से हम लोग को करके दिया गया क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एलडीए अप्रूव्ड नक्शा है। तो जब एलडीए अप्रूव नक्शा है तो हम लोग सरकार का देखते हुए हम लोग लगाए थे क्योंकि ये हाईटेक टाउनशिप जो थी वो सरकार के इनिशिएटेड थी। आपका क्या नाम है? शैलेंद्र उपाध्याय। शैलेंद्र भाई, ये अंसल की जब हम बात करें, क्या प्लॉट साइजेस यहाँ ऑफर किए गए थे आप लोगों? मिनिमम जो साइजेज है 1746 स्क्वायर फीट का है। 1746 से लेके 6300 स्क्वायर फीट तक के प्लाट थे यहाँ पे। डिफरेंट साइजेज के, अलग अलग साइजेज के प्लाट थे और उसमें जगह समय समय पे डिफरेंट तरीके की स्कीम्स निकाली गई और उसी के अगेंस्ट में बेचा गया लोगों को। आप कितने प्लॉट साइज का लिए? 2152 स्क्वायर फीट का सेक्टर एरिया। तो आपके उस वक्त के हिसाब से कितने पैसे? लगभग 25 लाख रुपये। आपका क्या नाम है? कितनी ज़मीन थी? शरद खरे है। मैंने 2012 में इनसे प्लॉट लिया था A4 सेक्टर में जो बिल्कुल फेज़ 1 में है अपने मकान बनाने के लिए। पर ये मान के चलें कि 13-14 साल हो रहे हैं अभी तक इन्होंने हमें वो प्लॉट नहीं दिया है। वहाँ जब भी जाते थे वहाँ पे इन पे मौके पे इनके पास इन्होंने किसान से कोई ज़मीन नहीं खरीदी, जबकि ये फेज़ 1 का मामला है जहाँ पे इन्होंने सब कुछ डेवलप कर दिया है। चारों तरफ मकान बने हुए हैं। पर्टिकुलर एरिया को इन्होंने भी किसान से परचेज़ ही नहीं किया। कई बार मैं गया वहाँ पे इनसे बोला तो इन्होंने कहा मैं अभी परचेज़ कर रहा हूँ, हमारा सेटलमेंट हो रहा है। उसके बावजूद भी इन्होंने उस ज़मीन को नहीं परचेज़ किया। अंततः ये पता चला कि वो ज़मीन किसी प्राइवेट पार्टी ने ले ली है और वहाँ पर वो मेरा प्लॉट फंसा हुआ है। अच्छा खरे साहब, ये फेज़ 1 है जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं सब कुछ, तो यहाँ भी फ्रॉड हुआ आपके साथ? यही फेज़ 1 में यहीं आगे बिल्कुल आगे ही भी मेरे साथ ये हुआ है। आपको नक्शा दिखाया होगा कि साहब ये प्लॉट है? जी इंडिविजुअल प्लॉट दिखाया इन्होंने कि ये डेवलप करके हम आपको दे देंगे, पर इन्होंने ऐसा किया नहीं। करीब 12 साल से प्लस हो गए हैं वो प्लॉट इन्होंने मुझे अभी तक दिया नहीं है। कितने पैसे आपने लगाए थे उस समय मैंने 12 साल पहले करीब 12 लाख रुपए लगाए थे। वो 12 साल पहले मैंने 12 लाख रुपए लगाए थे जो इसकी आज की वैल्यू करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। तो मुझे अभी तक प्लॉट नहीं मिला है और मैं अभी तक अपना मकान नहीं बनवा पाया हूँ वहाँ पर। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा हर्ष केसरवानी। तो हर्ष भाई, आपका कितना माल फंसा हुआ है? हमारा मैंने तो 2020 में इनसे कमर्शियल प्लॉट लिया था जो कि एलडीए रेरा अप्रूव था प्लॉट। वो आज तक मुझे ना मिला नहीं है वो प्लॉट और करीब वो 1.5-2 करोड़ के आसपास का प्लॉट है और आज मेरे मैक्सिमम 95% पैसा पे कर चुका हूँ। आज तक
मेरा पोजीशन नहीं मिला है, ना रजिस्ट्री की है इन्होंने। ज़्यादातर जो कस्टमर्स का पैसा फंसा है वो फेज़ 2 में फंसा है। कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जिन्होंने फेज़ 1 में भी इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उनका अभी तक निपटारा नहीं हो पाया, क्योंकि जो ज़मीन दिखा करके बेची गई वो ज़मीन दरअसल अंसल की थी ही नहीं। इस उम्मीद में कि आने वाले दिनों में लोग अंसल को वो ज़मीन बेचेंगे और उसके बदले में कस्टमर्स से पैसे ले लिए जाएंगे। उस वक्त के हिसाब से लगभग 90 से 95% और कुछ लोगों ने 100% पैसे जमा कर दिए, लेकिन आज 2025 है, यानी 14-15 साल के दरमियान कंपनी ने ना ज़मीन दिए ना पैसे वापस किए, और आज स्थिति ये है कि कंपनी खुद को बैंकरप्ट कहती है। उसको मंजूरी भी मिल चुकी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से, और अब जो कस्टमर्स हैं उन्हें आस है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार से कि शायद सरकार उन्हें न्याय दिला पाएगी, लेकिन ये न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये फ़िलहाल कोई नहीं जानता। तो उम्मीद है कि जल्द ही इन लोगों का पैसा नहीं बल्कि उस पैसे के एवज में जो ज़मीन है वो मिलेगी, लेकिन वो किस तरीके से मिल पाएगी ये एक बड़ा सवाल है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया। वहीं हमारे सहयोगी रणवीर ने इस मामले पर लखनऊ के बड़े कारोबारी सर्वेश गोयल से भी बातचीत की। आप पहले शख्स थे जिन्होंने अंसल में कोई इमारत बनाई, आज भी वो स्कूल भी है, ये होटल भी है जहां हम खड़े हैं। क्या आपकी भी ज़मीन फंसी? ऐसा हमने जब ये टाउनशिप देखी तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की से में इतनी खूबसूरत टाउनशिप मुझे तो कोई नज़र आई नहीं, और ये मैं उसको कल्पना कर सकता था कि आने वाले समय में टाउनशिप बहुत खूबसूरत होने वाली है। तो मैंने स्कूल GD गोइंग का स्कूल उस समय बनाया जिस समय कि शहीद पद भी चालू नहीं हुआ था, और ये पहली बिल्डिंग थी जो पूरी हुई। और मैं देखता था कि अंसल जो शुरुआती दौर में जब हम मिले मैनेजमेंट से यहाँ के, बड़े इम्प्रेस हुए, और उनके भरोसे से मैंने स्कूल की बिल्डिंग से पहले भी एक ज़मीन ली थी जो कि बिल्डिंग मटेरियल मॉल के लिए प्रपोज की थी हमने, लेकिन आज 15-16 साल हो गए, आज भी उस ज़मीन में कुछ इश्यूज़ हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाए, और मैं बराबर फॉलोअप करता रहता हूं, और हमने तो बल्कि उनको पूरे पैसे दिए हुए हैं, पेमेंट किया हुआ है। उसके बावजूद मैं इतना परेशान हो गया हूं, क्योंकि पैसा ऐसा लगता है कि अंसल कंपनी के पास है नहीं या खर्च नहीं करना चाहते, कि मैं उसको उस टाइटल को सही करने के लिए मैं दोबारा पेमेंट देने को भी तैयार हूं कि किसी तरीके से वो टाइटल क्लियर हो जाए और मैं पीस ऑफ माइंड मेरे मिल जाए। कितनी ज़मीन आपने यहाँ पे 2010 में ली थी? ज़मीन है, एक कमर्शियल जगह है, तो उसमें हम चाह रहे थे कि फिर कर अंसल ने हमको पोजीशन तो दे दिया, लेकिन उसके टाइटल में थोड़ी कमी है, तो जब तक तो क्लियर नहीं होगा तो तब तक हमारा जो है बैंक लोन नहीं देगा, और कहीं ना कहीं एक है डिस्टर्बेंस रहता ही है कि वो हमको क्लियर हो जाए, और उसके लिए जो भी पेमेंट देना पड़े वो हम देने को अभी भी तैयार हैं। जैसे आपने स्कूल बनाया या इतना बड़ा होटल बनाया, लखनऊ का सबसे बेहतरीन होटल कह लीजिए, या यूपी का भी इनफैक्ट, तो तब भी कोई दिक्कत आई थी क्या? हाँ, मतलब हर पल हर जगह पे हमको दिक्कत आई, चाहे वो बिजली का कनेक्शन रहा हो, और चाहे वो हमारे को ज़मीन में भी प्रॉब्लम आई पोजीशन लेने में, या इश्यूज़ रहे, हर समय कोई ना कोई इशू रहे, और हम हर बात में यही सोचते थे कि कोई बात नहीं, अंसल ग्रो कर रहा है, शायद परेशानी हो, तो उसमें हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करके, लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी इनसे हमें आसानी से नहीं मिली, हमको कुछ समय लगा उसको पूरा। अब तो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, खुद कह रही है कि बैंकरप्ट हो गया, उसको एक अप्रूवल भी मिल गया बैंकरप्सी का, तो ऐसे में अब जो आपकी ज़मीन फंसी हुई है, उम्मीद है कि वापस मिल पाएगी? नहीं, उम्मीद तो हमें सरकार से ही ज़्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली लैंड के डॉक्यूमेंट्स या हमारे पास पेपर वर्क तो है ही, और जो भी इसको मॉनिटर करे, हम तो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस करेगी। वहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली NCR में भूटानी और WTC ग्रुप के खिलाफ बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है। ये कार्रवाई 27 जनवरी को हुई थी। दोनों समूह पर निवेशकों के साथ अरबों की धोखाधड़ी का आरोप है। इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और फरीदाबाद के दर्जनों FIR दर्ज है। भूटानी ग्रुप ने WTC ग्रुप का अधिग्रहण किया। भूटानी ने निवेशकों को धोखे में रखकर WTC के प्रोजेक्ट को रीलॉन्च किया, ऐसी इनके ऊपर आरोप है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या है पूरा मामला? भूटानी ग्रुप का बड़ा यहाँ पर नाम है, नोएडा के अंदर काफी सारी जगह पर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इनके बोर्ड लगते हैं, क्या आरोप है इनके? देखिए, जो ईडी के मुताबिक जानकारी मिली है कि जो WTC इंफ्रा ग्रुप है उसने फरीदाबाद के सेक्टर 111 से लेकर 114 तक करीब 15 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, और ये प्रोजेक्ट 10 साल पहले लॉन्च किए गए थे, जिसमें निवेशकों से कहा गया था कि उनको जो आवासीय प्लॉट है वो दिए जाएंगे। लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी ना तो उनको प्लॉट मिले और ना ही उनका पैसा वापस मिला। और एलिगेशन ये कि करीब
हजारों निवेशकों से करीब 3500 करोड़ रुपए लिया गया और बाद में इस पैसे को डाइवर्ट कर दिया गया। कुछ पैसा सिंगापुर भेजा गया, कुछ अमेरिका भेजा गया, कुछ जो WTC ग्रुप के जो प्रमोटर हैं आशीष भल्ला और उनके परिवार के लोगों को पैसा दे दिया गया। बाद में इन्हीं जो प्रोजेक्ट हैं, ये सारे प्रोजेक्ट जो है 10 साल बाद भूटानी ग्रुप ने टेक ओवर कर लिए और भूटानी ग्रुप के जो प्रमोटर हैं वो आशीष भूटानी हैं, उनके परिवार के लोग हैं। और एलिगेशन ये है कि इस ग्रुप के टेक ओवर करने के बाद भी जो निवेशक हैं उनको ना तो पैसा मिला और ना ही प्लॉट मिले और इस तरह से 3500 करोड़ रुपए की चीटिंग हुई। तो इसको लेकर जो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा है और फरीदाबाद पुलिस है उसने अलग अलग मामले दर्ज किए थे। उन्हीं मामलों को टेक ओवर करते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और ईडी ने जनवरी 2025 में 27 जनवरी को दिल्ली और NCR में करीब 12 जगहों पर छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में डिजिटल एविडेंस बरामद किए, प्रोजेक्ट से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स बरामद किए, 1.5 करोड़ रुपए के गहने बरामद किए। तो इस मामले में ईडी अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई कर रही है और ईडी के मुताबिक करीब 3500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ में हुई। इस पर आगे जो ये आरोप लगे हैं अब इसके ऊपर, क्या ये माना जाए कि इसके जो भूटानी ग्रुप है उसकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं क्योंकि अभी तक जो निवेशक हैं उनको पैसा नहीं मिला है। ऐसे में जो ईडी है वो आगे जाकर तमाम जो संपत्तियां हैं वो अटैच कर सकती है दोनों ही ग्रुप की, चाहे वो WTC या इंफ्रा ग्रुप हो या भूटानी ग्रुप हो। और साथ में जो लीगल कार्रवाई है जिसमें गिरफ्तारी से लेकर जो दूसरे लीगल ऑप्शन है वो भी ईडी अपना सकती है। तो ऐसे में दोनों ग्रुप की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आगे ईडी कैसी कार्रवाई करेगी और किस तरह से जो निवेशक हैं उनका पैसा लौटाएगी ये देखना होगा। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें ईडी ने अपनी तरफ से कार्रवाई करके तमाम जो निवेशक हैं उनके पैसे अथॉरिटी के द्वारा वापस लौटाए हैं। तो हो सकता है कि इस ग्रुप में भी इस केस में भी आगे चलकर ईडी ऐसी कार्रवाई करे जिससे जो निवेशक हैं उनका कुछ न कुछ पैसा वापस उनको मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की, जहां पर आज वन्य जीवन बचाव और संरक्षण केंद्र वांतारा का उद्घाटन उन्होंने किया। इसमें 1.5 लाख जानवर हैं। आज उन्होंने यहाँ का जायज़ा भी लिया। उनके कार्यक्रम से जुड़ी हुई कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं।